Good noon, my dear students. All of you are welcome to Jain Rozgar classes. I am K. Bhardwaj. Welcome you all to a new session that I am going to start for you. And the questions which I have brought for all of you are basis will carry or basics will be carried only for your better understanding. So most of the questions which have been asked in last previous examinations I have brought for you और all of you will enjoy the class, है ना। तो मुझे लगता है कि इडियम्स ऑफ फ्रेज पे मैंने पिछले 2 क्लास दिए थे, लेकिन आज जो है हूबहू सारे वो वर्ड्स और वो क्वेश्चंस लाया हूँ जिस क्वेश्चन पे आपको जो है पहले से तैयारी करना है। तो क्वेश्चन किस तरीके से एक सेंटेंस पे आधारित पूछा जाता है उस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे जो दिया गया है ना, ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में जो बोल्ड किया हुआ है ना पार्ट, है ना, ये पार्ट का मीनिंग आपको ढूंढना है दिए गए ऑप्शन में से, है ना, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका जो फ्रेज है, फ्रेज का मीनिंग, वाक्य का अर्थ समझ करके फाइंड आउट करना है कि ये वाक्य में इस फ्रेज का क्या मीनिंग आया है। और जब ये बात समझ में आएगी तभी आप इसके ऑप्शन से आप इसको सही तरीके से इसके इक्विवेलेंट सेंस वाले ऑप्शन ठीक कर पाएंगे। इक्विवेलेंट सेंस वाले मतलब यहाँ अपोजिट नहीं मीनिंग चाहिए, यहाँ इस फ्रेज का, आइडियम का, मुहावरे का सिमिलर मीनिंग चाहिए। ठीक है, जो इसमें व्यक्त किया गया है। तो बॉय टर्न ए डीफ ईयर टू द प्लीडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशर्स। तो लड़का ने क्या किया, टर्न ए डीफ, डीफ का अर्थ क्या होता है भाई, बहरा, है ना। तो मतलब इसके जो सारे शुभेच्छु थे, शुभचिंतक थे, शुभेच्छु, इसने जो है याचना किया, है ना, इससे, ठीक है, विनती की, लेकिन बॉय ने जो है उनके बातों को अनसुनी कर दिया, न सुनने का नाटक किया या बहाना किया। न सुनने का, टर्न ए डीफ ईयर, सुनने वाली बात नहीं, उसको सुना ही नहीं, अनसुनी कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। तो वह इग्नोर किया या ये प्रिटेंड किया कि वो उसने सुना नहीं। तो यही 2 भाव इस वाक्य में आता है। तो इस भाव को कैरी करने के लिए देखो कि कौन से ऑप्शन है जो इस सेंस को कैरी कर रहा है। तो लिसेंड केयरफुली तो नहीं कर रहा है, क्योंकि लड़का ने अनसुनी किया था, सुना नहीं था, है ना, या ध्यान नहीं दिया था, तो उनकी जो है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। ठीक है, इट विल बी इनकरेक्ट। और दूसरा पार्ट है आपका बाज डेडली अपोज्ड। तो भाई लड़का ने उनके बातों को काफ़ी कठोर तरीके से विरोध किया। तो ऐसा तो बात नहीं कहा जा रहा है, विरोध करने वाली बात नहीं कही जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि जो उनके वेल विशर्स थे उनसे याचिका की, है ना, उनसे रिक्वेस्ट किया, प्लीड किया, लेकिन जो है लड़का ने उनके बातों को अनसुनी कर दिया, न सुनने का। पोज्ड इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का अर्थ क्या होता है, न्यूट्रल, है ना। तो ऐसा हुआ कि न्यूट्रल तो तब होता है जब 2 पक्ष हो, है ना, व्हेन देयर आर 2 साइड्स, 2 पार्ट्स। जब 2 पक्ष होता है तब एक पक्ष और 2 पक्ष, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पक्ष के बीच में कोई झड़प हो या कोई विवाद हो, अब वहाँ पर तीसरा व्यक्ति मौजूद होता है तो वो न्यूट्रल काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लड़के सिर्फ फर्स्ट पार्टी है, सेकेंड पार्टी इसमें इससे प्लीडिंग करने वाला है, तो न्यूट्रल का कोई मतलब यहाँ निकलता नहीं है। तीसरा, डिड नॉट पे एनी अटेंशन। तो द बॉय डिडंट पे एनी अटेंशन टू द प्लीडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशर्स। इसके जितने भी शुभचिंतक थे, इसके लिए शुभ चाहने वाले थे, उनके याचनाओं को लड़के ने क्या किया, ध्यान ही नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो इडियम है टर्न ए डीफ ईयर, जिसका अर्थ होता है ध्यान नहीं देना। क्या नहीं देना, ध्यान नहीं देना, अनसुनी कर देना, नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, है ना, जानबूझ करके, इंटेंशनली प्रिटेंड नॉट टू हियर, है ना, जानबूझ करके बहाना करना कि हम आपके बात को सुने नहीं। तो ये होता है टर्न ए डीफ ईयर। ठीक है, तो अब है कि इस तरीके से फ्रेज का वाक्यों में समावेश करके, वाक्य में प्रयोग कर करके आजकल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। These days questions are asked not only directly but also
इट इज बीइंग यूज्ड इन ए सेंटेंस एंड आफ्टर दैट इट इज हाईलाइटेड, और जो हाईलाइट फ्रेज होते हैं उसके अगेंस्ट में जो है आपको सिमिलर मीनिंग वाले आपको ऑप्शन से जो है ढूंढना होता है आंसर, और जब सही रूप में इसको कर लेते हैं तो फिर इसका जो है मार्क्स हमें अच्छे प्राप्त होते हैं। मार्क्स तभी अच्छा आएगा जब इसके मीनिंग क्या हो, अच्छे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी शुड गिव ए वाइड बर्थ। बर्थ का अर्थ क्या होता है, बोलो। बर्थ का अर्थ होता है सीट। बर्थ का अर्थ क्या होता है, सीट। अब है कि मान लो तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट जाते हैं, है ना, और गेस्ट जाए, तुम एक कॉर्नर में बैठ जाओ और सोफे के दूसरे कॉर्नर में गेस्ट बैठे, तो दोनों का तो आपने सामने जो है आंख मिलेगी नहीं, तो क्या होगा, बात होगी, नहीं होगी। तो गिव ए वाइड बर्थ टू का रियल में अर्थ होता है अवॉइड। क्या होता है बोलो, अवॉइड, या इग्नोर। क्या बोलो, इग्नोर, किसी को नज़रअंदाज करना। तो बी शुड गिव ए वाइड टू बैड, है ना, वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। तो जो बुरे चरित्र वाले लोग हैं उन्हें क्या करना, एवॉइड करने की बात है। हमें क्या करना चाहिए, जो खराब चरित्र वाले हैं, गंदे चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑल द 4 ऑप्शंस विच हैव बीन गिवन फॉर यू, यू हैव टू सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम दिस गिवन ऑप्शंस। पहला, कीप अवे फ्रॉम, दूरी बनाना। तो अब है कि जब अवॉइड करेंगे तभी दूरी बनेगी, या बिना अवॉइड किए हुए दूरी बनेगी, नहीं। तो ये आपका जो है अवॉइड का रियल मीनिंग देता है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन पब्लिकली कंडेम, यहाँ निंदा करने वाली बात नहीं थी, है ना। अब है कि पब्लिकली कंडेम अगर मीनिंग देते हैं तो ये मीनिंग का मतलब हुआ कि हम अपने मन से दे रहे हैं। दूसरी बात ये हुआ कि इस फ्रेज का अर्थ हमें पता नहीं है, दोनों बात हो गया। तो याद रखिए कि गिव ए वाइड बर्थ, जब हम किसी को वाइड बर्थ देते हैं इसका मतलब होता है उससे हम दूरी बनाते हैं, ठीक है, उससे नज़रअंदाज करते हैं। गिव पब्लिसिटी टू का तो अर्थ होता है किसी का क्या करना, लोकप्रियता बढ़ाना, है ना। तो यहाँ लोकप्रियता कैसे बढ़ेगा, जब यहाँ दूरी बनने वाली बात है तो लोकप्रियता बढ़ाने वाली बात भी क्या होता है, गलत है। गिव पब्लिसिटी का दूसरा अर्थ होता है प्रचार करना, भी बड़े पैमाने पे क्या करना, प्रचार करना, प्रसार करना। नॉट सिंपैथाइज विथ, है ना। तो यहाँ सिंपैथी तो तब होती है जब व्यक्ति के साथ कोई जो है हादसा हुआ हो, तो यहाँ कोई हादसे की बात नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ बैड कैरेक्टर्स के साथ हमें क्या करना चाहिए, ये सुझाव है। शुड जो है सजेशन है, एक प्रकार का एडवाइस है, हमें क्या करना चाहिए। तो हमें बुरे चरित्र वाले व्यक्तियों से दूरी बनाना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, बी शुड कीप अवे फ्रॉम बैड कैरेक्टर्स, है ना, क्लियर। तो आपका जो फ्रेजल टर्म है वो क्या है, बोलो, गिव अ वाइड बर्थ टू, है ना, दूरी बनाना, गिव अ वाइड बर्थ टू। इसी को एक शब्द में अवॉइड भी कहते हैं, इसी को आप जो है इग्नोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्नोर, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा, याद रखना, है ना। इन दिस वे क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू एंड यू हैव टू रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। अब है बेचारा सुमित को क्या करना पड़ा, लुक हाई एंड लो, मतलब जितने भी जगह थे, ठीक है, वहाँ सभी जगह उसने अपना खोजा। क्या खोजा, बोलो, स्कूटर का चाबी, ठीक है। बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की, अपने स्कूटर का चाबी जो है प्राप्त करने के पहले उस चाबी को उसने सर्वत्र ढूंढा, है ना। तो लुक हाई एंड लो का अर्थ हो जाता है एवरीवेयर। क्या होता है, बोलो, एवरीवेयर, सभी जगह, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलवेज किसको बताता है, बोलो, फ्रीक्वेंसी को। तो ये गलत हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बार बार का अर्थ देता है, हमेशा का अर्थ देता है। दूसरी बात है कि लुक हाई एंड लो का संबंध है प्लेस से। किससे संबंध है, बोलो, प्लेस से। तो भाई यहाँ पर नाउ हेयर क्या है, बोलो, टाइम बता रहा है। क्या कर रहा है, बोलो, टाइम बता रहा है। तो इस चीज़ से हमें कोई संबंध नहीं है।
दूसरा फ्रीक्वेंसी बता रहा है, इससे भी हमको मतलब नहीं है। एवरीवेयर जो है प्लेस बता रहा है, तो ये जो है आपका सही आंसर होता है। समवेयर तो अननोन हो गया, अननोन एरिया है ना। तो जब अननोन एरिया में ढूंढेगा, समवेयर मतलब कहीं भी मतलब कोई सर्टेन ठिकाना नहीं है। तो सर्टेन ठिकाना अगर चाबी रखने का नहीं होगा तो ढूंढेगा व्यक्ति नहीं। तो ढूंढता तो तब है जब उसने सही जगह पे रखा है, लेकिन वो मेमोरी से जो है स्थान भूल गया, इसलिए उसको जो है एक से अधिक जगहों पे ढूंढना पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सुमित को ढूंढने का काम करना पड़ा स्कूटर के चाबी का। वो सभी जगह ढूंढा, घर में रखने का जो भी जगह होगा वहाँ सब जगह ढूंढा। तो यहाँ जो है लुक हाई एंड लो का संबंध प्लेस से होता है। यही कारण है कि हमने जो है ऑप्शन सी को चूज किया और एवरीवेयर लिया। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो है यहाँ नाउ हेयर टाइम का बात कर रहा था, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा था, समवेयर अननोन एरिया का बात कर रहा था, अननोन प्लेस का बात कर रहा था। तो इसी कारण से जो है समवेयर का प्रयोग नहीं किया गया। तीसरा क्यों किया गया? क्योंकि लुक हाई एंड लो का रियली जो मीनिंग होता है वो एवरीवेयर ही होता है ना। ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ की जो है नाउन शब्द है, इसको रखने का कोई न कोई स्थान होगा, ये समय के ऊपर अटका हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए भी जो है बेतुका हो जाएगा। अगर हम एवरीवेयर के अलावा कोई दूसरा जो है ऑप्शन लेंगे तो ये बेतुका हो जाएगा, एब्सर्ड होगा। तो अब है सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो। सुमित को हर जगह ढूंढना पड़ा था स्कूटर के चाबी को है ना प्राप्त करने के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो आप लोग सुने होंगे बैर का मारा बबूल तरे और बबूर का मारा बैल तरे। तो भाई फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड पोस्ट टू पिलर है ना, ये प्रोवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग जो है फ्रेज के रूप में किया गया, मुहावरा के रूप में किया गया। तो भाई यहाँ यू में रस फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट ए ब्राइब। कहता है कि तुमको जितना दौड़ना है एक जगह से दूसरा जगह, दूसरा से पहला जगह, आप दौड़ते रह जाओ, लेकिन तुमको मौका नहीं मिलेगा वो चीज़ जो है प्राप्त करने का जो प्राप्त करना चाह रहे हो बिना घूस का। तो ब्राइब का अर्थ होता है जो आप किसी व्यक्ति को मनी देते हैं अपना काम करवाने के लिए, सीक्रेट रूप से है ना, इलीगल रूप से है ना, सीक्रेट और इलीगल रूप से। एक तो जो है किसी को घूस देना गलत होता है, तो एक तो इलीगल काम कर रहे हो अपना काम निकालने के लिए। तो यहाँ विदाउट ए ब्राइब, यहाँ ब्राइब का अर्थ होता है हस मनी। क्या होता है बोलो? हस मनी है ना, घूस का पैसा। बिना घूस के आपका काम नहीं होगा भाई। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का अर्थ क्या निकलता है? आप जो है दिए गए ऑप्शन में से ढूंढिए, फाइंड आउट। आंसर आप लोगों को भी देना चाहिए साथ साथ है ना, आपको पैरेलल स्टडी करते हुए आंसर देना चाहिए, लेकिन आप जो है आंसर नहीं देते हैं, सिर्फ मूक दर्शक बन करके बैठे रहते हैं। भाई बी वेरी बिजी तो कोई अर्थ नहीं निकला। यहाँ तो क्या कह रहा है कि तुमको जितना दौड़ना एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड पोस्ट टू पिलर है ना, आप दौड़ते रह जाओ, लेकिन आपका काम होने वाला नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर वर्क डन विदाउट हस मनी, विदाउट ब्राइब। तो रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट। तो ये नहीं हुआ कि जितना दौड़ना है दौड़ लो, लेकिन तुमको हरासमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है बिना घूस का। गो टू ऑल पोस्ट बॉक्सेज। यहाँ पोस्ट ऑफिस की बात नहीं हो रही है, यहाँ हरास करने की बात हो रही है। घूस के बगैर व्यक्ति हरासमेंट झेलता है, उसकी बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना बात? यहाँ पोस्ट ऑफिस में जा करके लेटर ड्रॉप करने की बात नहीं है, तो ये बेतुका ऑप्शन है। गो टू मेनी ऑफिसेज एंड पोस्ट लेटर्स, ये भी बेतुका ऑप्शन है। बी वेरी बिजी, ये भी बेतुका ऑप्शन है, ये भी एब्सर्ड जो है ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या मिल रहा है बोलो? बी, रश इन ऑल डायरेक्शंस एंड सफर मच हरासमेंट। सब दिशा में दौड़ना और काफ़ी जो है पीड़ा को प्राप्त करना है ना, ये मतलब है इसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इस चीज़ को
मैं आप लोगों के साथ लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में जो नेचर ऑफ क्वेश्चन हो उसको सर्च करने में और उसका आंसर सॉल्व करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो। हाई स्पिरिट, बताओ कोई भी व्यक्ति जब हाई स्पिरिट में होता है तो उसके लिए अच्छी बात होती है कि वो काम अच्छे ढंग से कर पाता है। तो हाई स्पिरिट एनर्जी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बोलो? हाई स्पिरिट शोज दैट ए पर्सन है हाई एनर्जी। हाई स्पिरिट का अर्थ क्या हुआ? हाई स्पिरिट का ग्रेट इंथुजियाज्म, है ना, बहुत उत्साह की बात होती है ना, हाई स्पिरिट, ठीक है, इंथुजियाज्म की बात होती है। हाई स्पिरिट मतलब जो है ग्रेट जील की बात होती है, ठीक है, बहुत जो है उत्साह की बात होती है। तो भाई यहाँ पर जो है उत्साह की बात हो रही है ना, हैविंग ग्रेट एनर्जी की बात हो रही है। कहता है एट ए पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, जब भी वो पार्टी में जाता है तो काफ़ी खुशी से लबालब रहता, उत्साह से लबालब रहता, ही इज फुल ऑफ एनर्जी, है ना, वो एकदम लाइवली मूड में होता है ना, उसकी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होती है। तो भाई यहाँ बात किस चीज़ का है बोलो? इंजॉयमेंट से है, इंजॉइंग स्टेट ऑफ माइंड से है। अब यहाँ बात कर रहा है टॉकेटिव, तो बात टॉकेटिव का अर्थ क्या होता है? गैरुलस। टॉकेटिव का अर्थ होता है बातूनी। तो बताओ यहाँ बातूनी का कोई अर्थ आ रहा है क्या? यहाँ टॉकेटिव का अर्थ होता है गैरुलस, है ना, गैरुलस, बातूनी। तो भाई यहाँ बात से कोई लेना देना नहीं, ये मीनिंग से हमको कोई मतलब नहीं, ये मीनिंग हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि स्पिरिट का मतलब है जील से, इंथुजियाज्म से। ड्रंक है, पीने से संबंधित है ना, शराब पीने से है। अनकंट्रोलेबल है, इंट्रैक्टेबल, है ना, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता है। अनकंट्रोलेबल, इंट्रैक्टेबल, वन हु कैन नॉट बी मैनेज्ड ईजिली, इंट्रैक्टेबल कहलाता है। तो यहाँ मैनेज करने का भी कोई बात नहीं हो रहा है, यहाँ शराब पीने की भी कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ हाई स्पिरिट का बात हो रहा है पार्टी में किसी व्यक्ति का। तो यहाँ पर जो है चीयरफुल शब्द आएगा। क्या आएगा बोलो? तो ही इज ऑलवेज इन चीयरफुल मूड, है ना, हाई स्पिरिट मतलब ही इज ऑलवेज इन चीयरफुल मूड। तो बेटा इसमें 5 का ऑप्शन आपका बी क्या हुआ? करेक्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सी रिजेक्टेड ही प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक, है ना, उसने उसके मैरिज प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। सिरे, पॉइंट ब्लैंक मतलब पूरे तरीके से खारिज कर दिया, सीधे सीधे खारिज कर दिया, है ना, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो पॉइंट ब्लैंक जो आपका फ्रेज है, पॉइंट ब्लैंक, ये पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या निकला बोलो? सीधे खारिज किया, मतलब डायरेक्टली खारिज कर दिया, है ना। तो डायरेक्टली का आपका संबंध आता है पॉइंट ब्लैंक से, तो निश्चित तौर पे आपका क्या है बोलो? ऑप्शन ए सही होता है। पॉइंटेडली का कोई मतलब नहीं होता है, एब्सर्डली का अर्थ हो जाता है बेतुका, है ना, एब्सर्डली क्या हो जाता है? मीनिंगलेसली, है ना। तो मीनिंग जब निकलेगा तब ना, मीनिंगलेसली, है ना। ब्रीफली का कोई अर्थ नहीं निकला, ब्रीफ का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त रूप से। तो वाई सी रिजेक्टेड ही प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक, उसने सीधे सीधे उसके प्रस्ताव को क्या किया? खारिज कर दिया। कौन से प्रस्ताव को? शादी के प्रस्ताव को। किसको? तो वाई पॉइंट ब्लैंक, ठीक है। अब कभी कभी पॉइंट ब्लैंक जो है मर्डर के लिए भी जो है प्रयोग किया जाता है ना। ही किल्ड हिम पॉइंट ब्लैंक गन, अब है कि उसने जो है सीधे जो है क्या किया? वैसे गन से मारा जो सीधे उसके हेड को क्या करे? टच करे, ठीक है। तो भाई पॉइंट ब्लैंक का सीधा अर्थ होता है डायरेक्ट। क्या अर्थ होता है बोलो? डायरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। तो ग्रीन का अर्थ तो हरा होता है, लेकिन ग्रीन आइड का जो मतलब होता है माय डियर, हमें अपने को बचाना चाहिए। गार्ड मतलब क्या हुआ? बचाना, रक्षा करना चाहिए। किससे? ऐसे दोस्त जो ग्रीन आइड वाले हैं। तो भाई ग्रीन आइड का मतलब समझ में आए तब ना हम बचाव करेंगे। इफ वी नो
कि ये ग्रीन आइड होता क्या है। तो ग्रीन आइड में ढूंढेंगे, अगर दोस्त क्या है बोलो धनी है तो उससे अपने आप को रक्षा कर, तो धनी दोस्त तो अच्छा है ना, वो सहयोग करेगा। तो ये मीनिंग यहाँ पर क्या देता है, गलत मीनिंग देता है ना। अगर दोस्त रीच है तो रीच होना तो अच्छा चीज़ है, एक क्वालिटी में भी देखा जाए कोई व्यक्ति रीच है तो अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी अच्छी चीज़ है, तो फिर बचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्त जो है हैंडसम है तो भी अच्छी बात है, तो हम उससे क्यों बचें। अगर दोस्त उत्साह से भरा है तो भी अच्छी क्वालिटी है। इसका मतलब है बचाने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब वो दोस्त जो है में कुछ खराबी होगी। तो यहाँ खराबी के रूप में क्या दिखाया, जेलस। मतलब जो है ग्रीन आइड का अर्थ होता है जेलस। तो भाई जेलस का अर्थ पता हो तब ना, तो जेलस का अर्थ होता है इनवियस, है ना, इनवियस। इनवियस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु। क्या होता है बोलो, जो तुमसे ईर्ष्या करता हो। तो अगर हमारा दोस्त है और हमसे ईर्ष्या करता है भाई, तो हमको अपने को बचाना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई हो सकता है ईर्ष्या करते करते वो मेरे ऊपर क्या करे, विश्वासघात करे मेरे साथ, तो उससे मुझे डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन इफ योर फ्रेंड इज ग्रीन आइड यू शुड सेव योर सेल्फ। अगर आपका दोस्त रियली में आपसे जलनशील है, जलने वाला है, तो भाई जलन महसूस करने वाला, मतलब आपके ग्रोथ को लेकर के वो जो है ईर्ष्या करता है, आपके पढ़ाई को लेकर के, ठीक है, तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति आपके लिए खतरनाक होगा आने वाले समय में। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया ना, ग्रीन आइड पर्सन, ग्रीन आइड मैन, ग्रीन आइड बॉय, ग्रीन आइड वोमेन, है ना, जेलस पुरुष, जेलस स्त्री, ईर्ष्या करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, It was clearly a case of the pot calling the kettle black when जगजीत said that रामू was a thief। कौन कहा, जगजीत ने क्या कहा रामू से कि तू चोर है ना। तो जगजीत ने रामू को चोर कहा। तो भाई इसमें कह रहा है कि ये केस जो है, इट वॉज क्लियरली ए केस ऑफ द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ये मसला है पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक का, क्योंकि जब जगजीत ने क्या कहा, रामू को चोर कहा भाई, तो पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। तो भाई यहाँ पॉट जो होता है, मान लो केतली ले लो जिसमें चाय बनता था कभी, अब उसका अंदर का हिस्सा तो साफ होता है, सफ़ेद होता है, लेकिन बाहर का हिस्सा अग्नि का सामना करते करते, कोयले का सामना करते करते काली हो जाती है। तो भाई अब है कि अंदर का हिस्सा बाहर के हिस्से को कह रहा है कि तुम्हारा तो पेंदी काली है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जो चोर खुद होता है वो दूसरे को चोर कहता है, जो अवगुण व्यक्ति में खुद होता है उस अवगुण से वो दूसरे व्यक्ति को नवाजता है ना। तो भाई ऐसे जो है फ्रेज के लिए यूज किया जाता है पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, है ना, कि जो दोष आप में खुद है वही दोष आप दूसरे को मरते हो। जो चोर होता है दूसरे को चोर साबित करता है, जो क्रिमिनल होता है दूसरे को क्रिमिनल साबित करता है। ठीक है, प्रायः देखा होगा पॉलिटिक्स में भी कि जो है नेता खुद क्रिमिनल है दूसरे को क्रिमिनल बता रहा है ना, देखते हो ना। तो उसमें कह सकते हो पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, है ना, कि जो दाग खुद में है वो दूसरे को दिखा रहा है। तो क्या अर्थ निकला इसमें, समझ में आया। अब इसमें से ऑप्शन में से देखो, है ना, क्या समवन क्रिटिसाइजिंग अनदर फॉर ए फॉल्ट विच ही हिमसेल्फ हैज, यही मीनिंग है आपका, है ना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर रहे हो उस गलती के लिए जो गलती उसमें खुद मौजूद है। ठीक है, तो ये तो आंसर निकल आया। बाकी देख लो ऑप्शन, ए पर्सन एक्यूजिंग अनदर ऑफ बीइंग ब्लैक, नहीं ब्लैक कलर के लिए नहीं है भाई, गुण दोष, जो दोष खुद में गुण गलत चीज़ है, क्वालिटी गलत चीज़ है, या अवगुण से जो हम युक्त हैं उस अवगुण से जो है नवाजते हैं दूसरे व्यक्ति को, है ना, उसके सर मढ़ते हैं अपना बैड क्वालिटी को, तो दैट इज रॉन्ग। ए पर्सन ब्लेमिंग अनदर फॉर समथिंग, अब है कि अगर हम ऐसे ही किसी व्यक्ति को ब्लेम करते हैं कोई चोरी के लिए, कोई घटना के लिए, तो ये फ्रेज जो है उचित नहीं है ना। बोथ आर गिल्टी ऑफ द सेम मिस्टेक, अब है कि एक ही प्रकार के गलती के लिए दोनों दोषी हैं, तो सिमिलर जो है गुण, तो थर्ड पार्टी का केस हो गया, है ना। यहाँ फर्स्ट पार्टी का केस ये है कि भाई जो हम आप पर ब्लेम लगा रहे हैं
ओ ब्लेम से युक्त मैं खुद हूँ, यहाँ पर ये बात है। यहाँ तो कह रहा है बोथ आर गिल्टी ऑफ द सेम, तो बोथ कौन है, थर्ड पर्सन है, दो व्यक्ति है जो दोनों चोर है, तो दोनों चोर है वो मेरे नज़र में ना, लेकिन एक चोर दूसरे को चोर कह रहा है, इसका तब मतलब होता है जब पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल फाउट टूथ एंड नेल टू सेव हिज कंपनी। अब है कि राहुल ने जो है पूरा मेहनत लगा दिया, पूरा एनर्जी लगा दिया, है ना। फाइट टूथ एंड नेल का अर्थ होता है कि आप जो है पूरे जानो जिगर से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से, पूरे मेहनत से, पूरे शिद्दत से अपने कंपनी को बचाने का कोशिश किया। तो भाई टूथ एंड नेल का मीनिंग जो आता है ये क्या आता है बोलो, विथ फुल स्ट्रेंथ। क्या आता है बोलो, विथ फुल स्ट्रेंथ, पूरे शक्ति से। अब किसी का कंपनी अगर लॉस में जा रहा है या मान लो किसी कारण से उसमें जो है आर्थिक हानि हो रही है, तो उसको निश्चित तौर पे आप बचाने का जब कोशिश करेंगे तो आप पूरी अपने शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, यू विल यूज योर इंटायर पावर। तो यहाँ पर विथ वीपन्स का प्रयोग किया गया बेटा, यहाँ वीपन्स का कोई मतलब नहीं बनता है। एज बेस्ट एज ही कुड, जितना उत्तम था कर सकता था, मतलब पूरा किया नहीं, है ना, तो ऐसा भी मीनिंग नहीं है। यहाँ तो कह रहा राहुल ने पूरा जो है जोर लगाया कि उसकी कंपनी बच जाए, है ना, पूरा जोर लगाया। तो कुड तो पॉसिबिलिटी को बताता है, तो गलत हो गया ना। यूजिंग अनफेयर मीन्स गलत माध्यम का प्रयोग करना, ये भी नहीं है। यहाँ पर अर्थ आता है विथ स्ट्रेंथ एंड फ्यूरी, अपने जो है शक्ति से और अपने जो है संपूर्ण जो है उत्साह के साथ। ऐसे फ्यूरी का रियल में मीनिंग होता है एंगर, है ना, फ्यूरी का अर्थ क्या होता है एंगर, लेकिन यहाँ फ्यूरी का अर्थ जो है एंगर के रूप में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपका पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, तो फ्यूरी का भी मीनिंग यहाँ जील के अर्थ में आएगा। किसके अर्थ में बोलो, पूरे उत्साह से, पूरे जो है शक्ति से इसने जो है बचाने का कोशिश किया, पूरे शक्ति से, है ना, क्लियर। तो इस तरीके से आपके ही फाउट टूथ एंड नेल, जैसे रानी लक्ष्मीबाई फाउट टूथ एंड नेल, ठीक है, टू सेव हर किंगडम, अपने राज्य की रक्षा के लिए जो है वो पूरे जोर से, पूरे शिद्दत से, पूरे शक्ति से लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलरिटी ऑफ द एस्टर ईयर्स सुपरस्टार इज ऑन द वेन। अब है कि पिछले साल का जो सुपरस्टार था उसका पॉपुलरिटी ऑन द वेन है। तो ऑन द वेन का अर्थ होता है डिक्लाइन पे है, कहाँ है बोलो, पतन पे है, गिरावट हो रहा है ना, अभी धीरे धीरे क्या कर रहा है, ड्विंडल कर रहा है ना, ये जो है आपका ड्विंडलिंग, है ना, मतलब धीरे धीरे इसका जो पॉपुलरिटी है वो ड्विंडल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो, नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ ग्रोइंग मोर है, नीचे की ओर यहाँ मीनिंग दे रहा है फ्रेज में, यहाँ ग्रोइंग मोर है तो ऐसे ही है, पीक है तो ऐसे ही गलत है बोलो, है ना। ग्रोइंग लेस ठीक लग रहा है, एट द रॉक बॉटम जो है एकदम निम्न स्तर पे है, तो ये भी नहीं कहा जा रहा है, कह रहा है कि उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो रही है ना। तो भाई कम होने के लिए ग्रो लेस होता है, क्या होता है बोलो, ग्रो लेस। तो द पॉपुलरिटी ऑफ द एस्टर ईयर्स सुपरस्टार इज ग्रोइंग लेस, ये क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो भाई यहाँ पे जब क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो है पूरा वाक्य का अर्थ देखिए, अर्थ देखने के बाद मीनिंग क्या निकल रहा है। अगर ऑन द वेन का मीनिंग नहीं जानेंगे तो आप जो है ग्रोइंग मोर भी पे आंसर कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको जितना ही जो बोल्ड किया हुआ फ्रेज है ना, आप सारे फ्रेज को नोट डाउन करो और इसे लर्न भी करो। अगर आप कलेक्ट नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, तो अगली बार जो है क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे एग्जाम में। ठीक है, इसलिए एवरीडे व्हेन आई कम विथ माय क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड व्हिच वुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ऑल दोज पॉसिबल और प्रोबेबल क्वेश्चंस हैव बीन हियर डिस्कस्ड हियर आर बीइंग डिस्कस्ड एवरीडे। तो आप ये नहीं सोचो कि कुछ इम्पोर्टेंट क्या होगा, अरे भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं वो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्रत्येक दिन डिस्कस कर रहा हूँ किस किस तरीके से इडियम्स ऑफ फ्रेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
मैंने 2 क्लास डायरेक्ट जो है आपको वर्ड टू वर्ड जो है ऑप्शन दे करके दिया, ताकि जो है आपको समझ में आए कि मीनिंग के आधार पे क्या पूछा जाएगा। दूसरा है कि मैं सेंटेंस के आधार पे पूछ रहा हूँ। सेंटेंस के आधार पे जो है मैचिंग सेंस देना होता है ना, जिसमें जो दिया गया फ्रेज होता है उसके लिए जो है आपको मीनिंग ढूंढ करके निकालना होता है। तो आप वाक्य समझोगे तब ना। आप लोग जो है 1 भी घंटा पर डे हैबिट बना लो पढ़ने का। बा यू मस्ट हैव ए हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश एवरी डे फॉर 1 आवर। मैंने कहा कि आधा घंटा पेपर पढ़ो। ऑल ऑफ यू रीड पेपर, एटलीस्ट एडिटोरियल तो पढ़ो आधा घंटा, है ना। आधा घंटा पढ़ोगे तो एवरी डे यू विल रीड एटलीस्ट 500 और 1000 वर्ड्स। उससे तो कुछ वर्ड्स भी मेमोरी में रहेंगे, कुछ नए वर्ड्स दिखेंगे, इससे भी आपका वोकैब का ग्रोथ होगा। कुछ फ्रेज मिलेंगे जिसको अंडरलाइन करो, उसे भी डिक्शनरी में ढूंढो, ठीक है। तो भाई आप जब तक प्रत्येक दिन आदत नहीं रखते हो, इफ़ यू डोंट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग एवरी डे, टिल दैट टाइम यू कैन नॉट इम्प्रूव योर लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, तो अब है कि कभी कभी जो है चैनल को भी जो है क्या करो, प्रमोट करते रहो, ठीक है। शेयर करो, कभी कभी जो क्लासेज हैं उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, है ना। बहुत अच्छा, आप शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लेश क्रीप। तो भाई साइट का अर्थ क्या होता है? दृश्य। क्या होता है बोलो? दृश्य। तो घटना का जो दृश्य था उससे मेरे पूरे जो है फ्लेश क्रीप गए। तो क्रीप मतलब रेंगना। फ्लेश क्या हुआ? आपके शरीर के बॉडी की जो मांस है उसमें जो है कंपन पैदा हुआ, है ना। पूरा एकदम रोंगटा खड़ा हो गया। रोंगटा खड़ा कब होता है? मतलब फ्लेश क्रीप का अर्थ होता है कि मेरा रोम रोम जो है आपका क्या हुआ? भय से, आक्रांत से जो है खास करके व्याकुल हो गया। कहने का अर्थ है कि फ्लेश क्रीप भय तब करता है जब कोई बड़ी हादसा होती है। व्हेन देयर इज ए वेरी बिग एक्सीडेंट। तो भाई वरीड मी, फ्राइटेंड। तो भाई एक्सीडेंट का जो दृश्य होगा वो हमें क्या करेगा? भयभीत करेगा। क्या करेगा? तो मेड माई फ्लेश क्रीप का जो अर्थ आता है वो फ्राइटेनिंग वाला आता है ना, भय पैदा करने वाला आता है। इसलिए वरीड मी शब्द नहीं लेंगे। वरीड तो होता है कि किसी चीज़ को लेकर के आप चिंतित होते हो। कन्फ्यूजन वाली, असमंजस वाली अवस्था तब होती है जब हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं जिसमें मुझे स्पष्ट कुछ दिखता नहीं है, वो कन्फ्यूजन की अवस्था होती है। अब है कि ड्रीव माई अटेंशन भी लेना क्या है, क्योंकि आपका ध्यान आकृष्ट करवाया जाएगा जब किसी पॉइंट पे थर्ड आदमी आपको जो है ध्यान को आकृष्ट करेगा, है ना। लेकिन यह घटना है। घटना के कारण आपका जो दृश्य था वो दृश्य आपके शरीर में, ब्रेन में, माइंड में जो हलचल पैदा किया, वो हलचल जो है एक भय का वातावरण पैदा किया। किसका बोलो? फ्लेश क्रीप का मतलब यही होता है भयभीत कर देना। क्या कर देना? भयभीत। तो 11 नंबर में बी आपका जो है आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट, ही इज ए क्यूर फिश। वैसा व्यक्ति, है ना। कभी कभी होता है कि किसी व्यक्ति से आप दोस्ती करते हो लेकिन समझने में कभी गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव जो नेचर होता है वो आपके स्वभाव से मैच नहीं करता। इन दैट केस इट इज डिफिकल्ट टू जज द पर्सन, टू वर्क विद द पर्सन, है ना। तो वहाँ पे कह सकते हो कि भाई वो व्यक्ति क्वीर फिश है। क्या बोलो? झक्की है, सनकी है। अगर सनकी और झक्की नहीं होगा, झक्की मतलब सच ए पर्सन हु रिमेन्स स्टैग्नेंट एट ए पॉइंट। मान लो एक ही बिंदु पे अड़ा हुआ हो, या एडमेंट नेचर का हो। क्या हो बोलो? एडमेंट नेचर का हो, है ना। तो वाई एडमेंट होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय द टर्म एडमेंट? तो एडमेंट हो, रिजिड हो, है ना। क्या हो बोलो? रिजिड हो, ठीक है। और क्या हो बोलो? रिजिड भी हो, है ना। और आपका ऑब्डूरेट किस्म का व्यक्ति हो। क्या बोलो? ऑब्डूरेट। तो जो अपने बात पे अड़िग हो, है ना, वो आपकी बात मानने के लिए तैयार ही ना है। तो भाई ऐसे व्यक्ति को हम क्यूरफिश कहते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने बताया। अब आप इसमें से निकालो सेंस। तो जिसके बारे में आप
कुछ स्पष्ट रूप से नहीं। तो फनी पर्सन होता तो कोई दिक्कत नहीं था, फनी होना तो एक क्वालिटी अच्छी बात है, सेंसिटिव भी होता तो अच्छी बात है, लेकिन वो व्यक्ति जो है अस्ट्रेंज था। क्या था बोलो? अस्ट्रेंज था, बाकी विचित्र था। अस्ट्रेंज मतलब विचित्र, है ना, ऑड, जिसके क्वालिटी को हम बता नहीं सकते थे। तो भाई क्वारलसम पर्सन तो झगड़ालू हो गया। क्या हो गया बोलो? झगड़ालू। तो यहाँ ये भी जो है आपका क्या हो, तो ही इज ए स्ट्रेंज पर्सन, वह एक जो है काफ़ी विचित्र व्यक्ति है भाई। आई हैव फेल टू अंडरस्टैंड हिम। तो अब व्यक्ति ऐसा है जिसको समझना मेरे लिए क्या है बोलो? मुश्किल है। तो कभी कभी आप किसी से दोस्ती करते हो या क्लोज होते हो, लेकिन उसके नेचर को समझना, है ना, मुश्किल होता है। तो वैसे व्यक्ति के लिए आप जो है क्यूरफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज क्यूरफिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव्ड टू बी ए मेयर्स नेस्ट, है ना। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन के स्कीम कुछ लॉन्च हो रहे थे, शिक्षा से संबंधित योजना, और शिक्षा से संबंधित योजना में टीचर लोग जो इन्वॉल्व थे वो जो है क्या साबित हुआ? मेयर्स नेस्ट साबित हुआ, है ना। तो भाई अब मान लो कि मेयर कहाँ से आता है, मेयर का अर्थ क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको मेयर का अर्थ जो है समझना होगा। ठीक है, मेयर का, तो मेयर के पहले हम हॉर्स की बात करें, है ना, मैं बात कर रहा हूँ हॉर्स का। तो हॉर्स आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, और इसका फेमिनिन जेंडर जो होता है मेयर जो है ना, मेयर इसका क्या है बोलो? फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, अब यहाँ ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, इससे समझ में आएगा आपको राइट नाउ। अब है कि मेयर क्या हुआ? घोड़ी, है ना, घोड़ा का आपका स्त्रीलिंग मेयर होता है। अब है कि घोंसला ले लो, एक घोंसला बनाते हैं, ठीक है, नेस्ट। ठीक है, अब हम एक छोटा सा नेस्ट है और नेस्ट के अंदर हम अगर मेयर को रखें तो रखाएगा। नेक्स्ट का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं? नेस्ट का प्रयोग हम, नेस्ट का संबंध किससे है बोलो? घोंसला का संबंध किससे है बोलो? घोंसला का संबंध किससे है? घोंसला का संबंध है पक्षी से, वर्ड से, है ना। तो अब है कि वर्ड को रखा जा सकता है नेस्ट में, ठीक है, लेकिन हम किसे रख रहे हैं? मेयर को रख रहे हैं। मेयर क्या है? 4 फुटेड एनिमल है ना, बड़ा जानवर है। हम बड़ा जानवर को कतई जो है हम घोंसला में नहीं रख सकते हैं, नेस्ट में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ इन टीचरों के साथ हुआ है। टीचर का जो नेस्ट, खास करके एजुकेशन स्कीम में जो इन्वॉल्वमेंट था और उसके जरिए जो कुछ बता रहे थे वो मेयर्स ने साबित हो रहा था, मतलब जो है गलत साबित हो रहा था, या उसमें जो भी चीज़ें वो बता रहे थे वो वहाँ पे सूटेबल नहीं था। ठीक है, आई बात समझ। तो मेयर नेस्ट का अर्थ हो जाता है समथिंग यूजलेस, है ना, समथिंग यूजलेस। ठीक है, तो जो कुछ गलत होते, यहाँ पर जो भी वो बता रहे होंगे सुधार का बात, तो क्या था? टाइमली स्लीप का, स्लीप से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट से बात है। अगर जो है सक्सेसफुल साबित होता तो फिर मेयर्स नेस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नोबल थिंग भी नहीं, फॉल्स इन्वेंशन, है ना। तो एजुकेशन स्कीम में जो इन्वॉल्वमेंट था टीचर का वो एक फॉल्स इन्वेंशन साबित हुआ, मतलब एक जो है झूठा आविष्कार साबित हुआ। तो वही चीज़ है कि मेयर के लिए घोंसला बनाना एक क्या होगा? फॉल्स इन्वेंशन होगा। वैसे इन टीचरों के द्वारा एजुकेशन के स्कीम में इन्वॉल्वमेंट जो है क्या साबित हुआ? मेयर्स ने साबित हुआ, ए फॉल्स इन्वेंशन। मैं सीधा बता रहा हूँ कि भाई किसी भी बड़े जानवर को घोंसला में रखोगे या घोंसला टाइप का घर बनाओगे तो आपके माइंड के द्वारा जो इन्वेंशन होगा उस घोंसले का, उस बड़े चौपाए जानवर को रखने का, दैट विल बी रॉन्ग। क्या होगा? रॉन्ग। तो यही है फॉल्स। क्या है बोलो? फॉल्स। तो आपको देखना है कि सेंटेंस में रियल में सेंस क्या देता है, उसके अनुसार से जो है आपको मीनिंग निकालना भी है। कभी कभी ऐसा भी होता है नहीं भी जानते हैं लेकिन वाक्य का अर्थ समझ में आ जाए। वर्ड में कुछ न कुछ मीनिंग तो हिडन होता है। ठीक है,
जैसे मेयर का हमको पता चल रहा है कि मेयर का संबंध दिखा रहा है नेस्ट से। किससे दिखा रहा है बोलो? नेस्ट। तो वर्ड का होता तो थोड़ा देर के लिए उचित होता, लेकिन यहाँ मेयर का नेस्ट से संबंध दिखाना अनुचित है, इसलिए इसका कुछ भी सेंस होगा तो दैट विल बी नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट भाव देने वाला जो है शब्द था। ठीक है, इसलिए फॉल्स इन्वेंशन लेना इसके लिए क्या है बोलो? उचित है। और ऐसे लर्न किए हो, पढ़े हो कई एक बार और आपको फ्रेज का मीनिंग याद है तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, लेकिन क्योंकि 2, 3, 4 हज़ार फ्रेजेज होते हैं, अब बच्चे को पूरे याद हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो वैसे अवस्था में कुछ टेक्निकल चीज़ों को भी आप इन्वेंट कर करके मीनिंग को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चंदू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल, ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम। ठीक है, चंदू जो है काफ़ी गंदे शब्द का, बेकार शब्द का इस्तेमाल किया अपने दयालु चाचा के खिलाफ, और ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम, है ना। यहाँ जो है आपका फ्रेज है थ्रू डाउन द गॉन्टलेट। ऐसे बेटा गॉन्टलेट का अर्थ होता क्या है ना? गॉन्टलेट क्या होता है बताओ? तो गॉन्टलेट जो है पहले योद्धा लोग, वॉरियर्स लोग जो है अपने हाथ में पंजे में पहनते थे, खास करके योद्धा लोग युद्ध के मैदान में, है ना, तलवार के प्रहार से बचने के लिए जो है, अपने को बचाने के लिए गॉन्टलेट का इस्तेमाल करते थे जो लोहे का होता था। अब यहाँ थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब हुआ कि भाई गॉन्टलेट को क्या किया? फेंक दिया, है ना, कि भाई अब हम तलवार से नहीं लड़ेंगे, तुमको हिम्मत है तो चलो मल्ल युद्ध करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। तो भाई इस तरीका अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो भाव निकलता है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का जो मीनिंग निकलता है उसका अर्थ हो जाता है चैलेंज। क्या हो जाता है बोलो? चैलेंज, है ना, ललकारना, क्या करना? चुनौती देना। तो भाई चैलेंज जो है यहाँ क्या हो जाएगा? चुनौती देना। अगर जो है एक छोटा बच्चा, है ना, चंदू जो है किसको चुनौती दे रहा है? अपने चाचा को चुनौती दे रहा है। तो चंदू एक छोटा बच्चा है जो अपने चाचा जो बड़े हैं उनसे उनको चुनौती दे रहा है। उनका मतलब है कि उनको जो है क्या कर रहा है बोलो? चुनौती दे रहा है। तो चुनौती देने का जो भाव है वो कहाँ है बोलो? थ्रू द चैलेंज। क्या है बोलो? थ्रू द एब्यूज्ड एंड इंसल्टेड। तो यहाँ तो अगली वर्ड्स बोला ही, है ना, लेकिन हमें अगली वर्ड्स का मीनिंग नहीं मांगा जा रहा था, हमें मांगा जा रहा था थ्रू डाउन द गॉन्टलेट का क्या मीनिंग होता है। तो थ्रू डाउन द गॉन्टलेट का अर्थ होता है चुनौती देना। कुछ लोग जो है एब्यूज्ड एंड इंसल्टेड में भी आंसर करते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि एब्यूज और इंसल्टेड जो है आपका सिर्फ यूज अगली वर्ड के लिए मीनिंग आता है। ठीक है, और हमें आंसर देना है, ये बोल्ड किया हुआ जो फ्रेज है थ्रू डाउन द गॉन्टलेट, हमें इसके लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो भाई ये चीज़ को पकड़ोगे काफ़ी ढंग से सेंस को, तभी आप आंसर कर पाओगे। कभी कभी कुछ बच्चे मांगता आंसर कुछ है, आंसर देते कुछ है। ठीक है, द प्रेजेंट अंडर ग्रेजुएट सिलेबस लिव्स वेरी लिटिल एल्बो रूम। एल्बो रूम क्या होता है? पहले अंग्रेज, खास करके जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था, उस समय इंडस्ट्री में जो मशीन लगता था खास करके प्रोडक्शन के लिए, वो बहुत बड़ा बड़ा मशीन लगाया जाता था, जिसके वजह से वहाँ पे जगह कम होती थी और ऑपरेट करने वाला जो ऑपरेटर होता था उसको किसी तरीके से छोटा सा स्पेस मिलता था, ध्यान दो, ताकि वो मशीन को स्टार्ट कर सके, बंद कर सके। तो जहाँ पे उसका मूवमेंट किसी भी तरीके से हो पाता था, बड़ा मुश्किल से हो पाता था फिजिकल मूवमेंट, है ना, या हाथ को जो है यूज करता था मशीन को बंद करने के लिए, तो उस प्लेस को एल्बो रूम कहते थे। क्या कहते थे? एल्बो रूम। यहाँ एल्बो रूम का मतलब क्या होता है? द प्रेजेंट अंडर ग्रेजुएट सिलेबस लिव्स वेरी लिटिल एल्बो रूम। तो एल्बो रूम का अर्थ क्या हुआ? स्पेस, वेरी लिटिल स्पेस, बहुत कम स्पेस छोड़ते थे, है ना। क्या करते थे? स्पेस। लिटिल एल्बो रूम का अर्थ क्या बताया मैंने? स्पेस। तो बहुत कम स्पेस छोड़ते थे। तो यहाँ क्या अर्थ लेकर के आया बोलो? स्पेस का। ठीक है,
क्या अर्थ लेकर के आया, स्पेस का। तो एल्बो रूम का अर्थ क्या होता है, बोलो स्पेस। समझ में आया ना। तो भाई इस तरीके से कुछ न कुछ जो है स्टोरी जो है आपके हर एक फ्रेज में होता है, क्योंकि कहीं न कहीं तो शब्दों का इन्वेंशन होता है इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वेयर एट ऑड्स, है ना। तो एट ऑड्स का अर्थ क्या, ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो अब है कि जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था उसमें प्रोसीजर के ऊपर जो मेंबर्स के ग्रुप थे वो एक दूसरे से सहमत नहीं थे, है ना, एक दूसरे से सहमत नहीं थे। तो नहीं सहमत थे तो क्या हो गया, बोलो इन डिस्प्यूट। क्या हो गया, इन डिस्प्यूट। तो बाकी का जो दिया हुआ क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ठीक है। और इसको नेक्स्ट क्लास में जो है मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। दीज क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू। तो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन दिस मैनर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये सारा क्वेश्चन इसके सीरीज में जो भी दिया हुआ है वो आपको चला जाएगा, आप सारे लोग इसे सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू योर नेक्स्ट क्लास, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।